चलो फिर आ गए हम लोग ब्रेक के बाद इंजॉय करने अकाउंटिंग। ब्रेक के जाने के पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे अकाउंट्स के बारे में और अकाउंटिंग के बेनिफिट के बारे में। तो अकाउंटिंग का बेनिफिट्स तो हम लोग देख लिए। अब आइए चलते हैं हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जर्नी। गेटिंग इट? हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। उस जर्नी में बहुत कुछ सीखते चलेंगे, एंजॉय करेंगे, देखेंगे, दुनिया भी देखेंगे और साथ ही साथ अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे। एक्चुअली क्या है, जो 11th-12th करके आए होंगे उनको अकाउंटिंग बहुत हद तक आता भी होगा, बेसिक्स जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स भी हम लोगों को जानना है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम लोग उस पर्टिकुलर चीज़ को भी कंसिडर करेंगे। आई मीन कॉन्सेप्ट, लॉजिक, उन सब चीज़ को भी कंसिडर करेंगे और उसके बाद फिर अकाउंटिंग को उसके साथ मर्ज करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, दैट इज़ रिकॉर्डिंग। हम लोग देखे थे ना, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड देन इंटरप्रेटिंग। तो उस केस में हम लोग बात करते हैं अब किसका? रिकॉर्डिंग का। वो फर्स्ट स्टेप है, बोले ना अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, उसका फर्स्ट स्टेप हम लोग लेते हैं, दैट इज़ रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो जहाँ तक बात है रिकॉर्डिंग को हम लोग जर्नलाइजिंग भी बोलते हैं। अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग को जर्नलाइजिंग भी बोलते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। किसको रिकॉर्ड करना है? अपने ट्रांजैक्शन को एंड इवेंट्स को। जब भी वो होता है, कब रिकॉर्ड करना है? जैसे ही वो अक्रू होता है। अब पढ़ें पहले भी, अपने ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है। तो कब रिकॉर्ड करना है? ट्रांजैक्शंस और इवेंट जैसे ही अक्रू होगा ना, वैसे ही उसको रिकॉर्ड कर लेना है। जैसे ही अराइज होगा, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हुआ, उसको रिकॉर्ड करना है। बट कैसे रिकॉर्ड कर लेना है, किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करना है, ये सब चीज़ हम लोगों को सीखना रहेगा। तो हम लोग अभी बात करेंगे उसी सिलसिले में। किस सिलसिले में? रिकॉर्डिंग के सिलसिले में, जर्नलाइजिंग के सिलसिले में। क्योंकि अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग को क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग, है ना। अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग को क्या हम क्या बोलेंगे? जर्नलाइजिंग। कोई भी चीज़ को जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो उसको बोलेंगे जर्नलाइजिंग। ठीक है, तो उस केस में इससे रिलेटेड हम लोग सीखेंगे जर्नल क्या होता है, जर्नल एंट्री क्या होता है, और साथ ही साथ इन सब से रिलेटेड एक टर्म है अकाउंट। ये क्या होता है? अकाउंट, जर्नल एंट्रीज और जर्नल, ये अभी हम लोगों का टॉपिक है जिस पर हम लोग आज इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अकाउंट। व्हाट इज़ एन अकाउंट? अगर मैं आपसे पूछूं, ओ देख रहे हैं ना, स्क्रीन पे देखते हैं, बदमाशी। व्हाट इज़ एन अकाउंट? टेल मी, क्या होता है अकाउंट? सोचो सोचो। बहुत बनाए अकाउंट्स, इसका अकाउंट, उसका अकाउंट, ऐसा अकाउंट, वैसा अकाउंट, बट व्हाट इज अकाउंट? बोलो तो सही, एक बार तो सोचो। चलो सोच लिया? चलिए, तो अकाउंट का अगर हम बात करें तो अकाउंट को दो तरीके से हम लोग को देखना है अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में अकाउंट को दो तरीके से देखना है। पहला तरीका है एक फॉर्मेट के तरीके से देखना है और दूसरा तरीका है क्लासिफिकेशन के तरीके से देखना है। तो अकाउंटिंग का दो एस्पेक्ट है, अकाउंट का दो एस्पेक्ट है। अकाउंट को दो अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, समझ रहे हैं? एक तो क्या चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? फॉर्मेट के लिए यूज़ किया जाता है, और एक यूज़ किया जाता है, हम बोल सकते हैं नाउन के तरह, दैट इज़ बेसिकली आपका क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अकाउंट को क्लासिफिकेशन के नज़र से, है ना। हम लोग यहाँ देखें ना, देखिए दो चीज़ है, अकाउंट को हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक फॉर्मेट के तरीके से और एक क्लासिफिकेशन के तरीके से। तो अभी हम लोग किस पर बात कर रहे हैं? अकाउंट को जब हम कंसिडर करेंगे क्लासिफिकेशन के तरीके से, मतलब क्या है इसका? फॉर्मेट अभी नहीं बात कर रहे हैं, करेंगे इसको, क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने के बाद करेंगे। तो बाय द वे अकाउंट क्लासिफिकेशन के तरीके से, यस, एक्चुअली जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें बहुत सारे आइटम्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमारा ट्रांजैक्शन है, फ़ैन हमने ख़रीदा, हम लोग एग्जांपल लिए थे ब्रेक के पहले, तो फ़ैन हमने ख़रीदा तो क्या हुआ?
फैन का खरीदना इज अ ट्रांजेक्शन, गॉट इट। अब ट्रांजेक्शन तो है बट इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, इसमें देखिए गौर कीजिए, व्हाट आर द आइटम्स इन्वॉल्व इन इट। परचेज ऑफ अ फैन, इन दैट केस वी विल गेट अ फैन, है ना, वी विल रिसीव अ फैन। तो पंखा अपने को मिला, एंड नाउ देयर विल बी एन आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम आवर एंड, हम लोग के पास से कैश जाएगा, तो कैश जा रहा है और पंखा आ रहा है, isn't it? तो there are two items involved, one is cash and one is fan, ठीक है, तो two items are there, तो now we need to categorize these items in account, is this clear? तो हम लोग को जितने भी ट्रांजेक्शन्स है उसको हम लोग को अकाउंट को के फॉर्म में उसको डालना पड़ेगा, कैटेगराइज करना पड़ेगा कि ये कैसा अकाउंट है। इज दिस क्लियर? कोई भी ट्रांजेक्शन करो, बैंक, you have deposited cash into bank, so there are two aspects. First aspect is you have deposited cash, so there is an outflow of cash, and now you have deposited that into your bank account, so bank has received money from you, isn't it? So bank has received money from you, that is one aspect of the transaction, and second aspect is cash, there is an outflow of cash. So there are two items involved, one is bank, one is cash. So each and every item we just have discussed कि there will be two aspects in each and every item. तो in that case अगर हम बात करते हैं कि हर एक आइटम, हर एक ट्रांजेक्शन में दो दो आइटम्स एटलीस्ट इन्वॉल्व होंगे, तो वो आइटम को हमको क्या करना है, अकाउंट में कैटेगराइज करना है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं तो थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई हम लोग जितने भी आइटम्स होते हैं उनको हम लोग कैटेगराइज करेंगे अकाउंट में, तो ये क्या है आइए देखते हैं। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करें कि अकाउंट दो तरह के होंगे। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं, है ना, कैसे किस किस क्लास में हम डिवाइड करेंगे, कैसे कैसे हम क्लासीफाई करेंगे, अलग अलग नेचर्स में हम लोग इसको डालेंगे। तो अकाउंट जहाँ तक बात है, एक पर्सनल हो सकता है और एक इम्पर्सनल हो सकता है ना। अकाउंट एक पर्सनल हो सकता है और एक इम्पर्सनल हो सकता है। तो पर्सनल बोले तो मतलब हुआ कि बेसिकली या तो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हो सकता है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो सकता है। पर्सनल का अगर हम बात करें तो ये नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, ये आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है ना। एक और है, ये इन्हीं दोनों का है, बट पहले इस दोनों को समझते हैं। कोई भी पर्सन, कोई भी आइटम जब किसी ट्रांजेक्शन करते हैं ना, जैसे समझ लीजिए एक छोटा सा ट्रांजेक्शन ही लेकर के चलते हैं कि आई हैव पेड ₹5,000 टू रवि, ठीक है। तो रवि इज़ अ पर्सन, रवि इज़ अ ह्यूमन बीइंग, तो हम क्या बोलेंगे, रवि नेचुरल पर्सन है, एक आइटम हो गया। इफ़ आई हैव पेड ₹5,000 टू रवि, तो व्हाट आर द आइटम्स इन्वॉल्वड हियर, वन इज़ रवि हु हैज़ रिसीव्ड कैश and second one is cash that is going out. तो फर्स्ट क्या हुआ, रवि, तो रवि और कैश, यहाँ दो चीज़ इन्वॉल्व है, अग्री। तो इन दैट केस इसमें पर्सन कौन है, तो इसमें पर्सन है रवि, और रवि एक ह्यूमन बीइंग है, तो वो नेचुरल पर्सन कहलाएगा, ह्यूमन बीइंग नेचुरल पर्सन, ठीक है। तो वो नेचुरल पर्सन कहलाएगा। तो इन दैट केस हम लोग बात करेंगे पर्सनल अकाउंट का, तो पर्सनल में भी नेचुरल पर्सन अगर है तो वो होंगे ह्यूमन बीइंग। इज दिस क्लियर? दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब हो गया जिसका लीगल स्टेटस तो है बट जो कि ह्यूमन बीइंग नहीं है। लाइक कंपनी से अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो नेस्ले इंडिया लिमिटेड, ये एक कंपनी है, लेकिन और इसका लीगल स्टेटस भी है, ये रजिस्टर्ड है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ये बिजनेस कर सकती है इंडिया में, लेकिन क्या ये ह्यूमन बीइंग है? नहीं, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो वैसा एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन
जिसका लीगल स्टेटस तो है, लीगल स्टैंडिंग तो है, बट वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो इन दैट केस उसको हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल पर्सन। तो इस कैटेगरी में हम ऑर्गेनाइजेशन या फिर बोलिए एंटरप्राइज, है ना, ऑर्गेनाइजेशन या फिर एंटरप्राइज को हम इसमें कैटेगराइज करेंगे। क्या क्या? एक हो गया नेचुरल पर्सन, दूसरा हो गया आर्टिफिशियल पर्सन। है दोनों पर्सन ही ठीक है। जैसे यू हैव डिपॉजिटेड मनी इनटू बैंक, तो बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इफ बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो बैंक का तो लीगल स्टेटस है, आपने बैंक को पैसा दिया, नाउ बैंक इज लायबल टू पे दैट मनी बैक टू यू एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो उस केस में बैंक क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लीगली रिसीव करने के लिए भी और पेमेंट करने के लिए भी लायबल और एलिजिबल है। तो इन दैट केस बैंक भी एक पर्सन कहलाएगा, बट बैंक ह्यूमन बीइंग नहीं है, इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन, है ना। नेस्ले इंडिया लिमिटेड आर्टिफिशियल पर्सन। उसी तरीके से हम बोलेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आर्टिफिशियल पर्सन, है ना। पार्ले एग्रो लिमिटेड आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी क्या है? पर्सन है, बट वो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो हम लोग क्या करेंगे? नेचुरल पर्सन, इसमें ह्यूमन बीइंग आएंगे। जैसे क्या हो गया? जैसे हो गया मान लीजिए मदन, है ना, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। मुन्नी, ये भी आर्टिफिशियल पर्सन है ना। मुन्ना, है ना, ये भी आर्टिफिशियल पर्सन है। समझ रहे हैं? क्यों? ये ह्यूमन बीइंग हो गए। तो ह्यूमन बीइंग है, आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन होंगे, क्या होगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो एक कैटेगरी बन गया कि नहीं? तो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? जितना भी ट्रांजेक्शन्स होता है वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन में जितने पर्सन होंगे, चाहे नेचुरल चाहे आर्टिफिशियल, उसको एक कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। उसका क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। तो जितना जो भी आर्टिफिशियल पर्सन है या नेचुरल पर्सन है उसको एक कैटेगरी में हम लोग रखेंगे। समझ में आया? नाउ अभी इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल भी आता है, ठीक है। तो नेचुरल पर्सन हो गया, एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। ऑल्दो एक्चुअल में ये कोई पर्सन नहीं है, रैदर ये एक, मान लीजिए कि एक ऐसा अकाउंट है जो कि सिंबलाइज कर रहा है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है, अच्छा वर्ड होगा, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? किसी नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन को, या ग्रुप ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? या तो किसी और को। जैसे हम बोलते हैं कि मेरे को सैलरी देना है, ठीक है। तो इन दैट केस सैलरी महेश को देना है, ठीक है। तो महेश इज बेसिकली अ पर्सन, इजंट इट? महेश इज अ पर्सन। आई हैव नॉट येट पेड सैलरी एक्चुअली। हमने अभी तक सैलरी पेमेंट नहीं किया है सैलरी का, अब सैलरी पे करना है। हम लोग अभी ब्रेक के पहले देखे थे, जब भी उधार होगा, व्हेन देयर इज एन आउटस्टैंडिंग, when the transaction is to be completed in future, to be settled, completed भी नहीं, settled in future, तो in that case हम क्या बोलेंगे? वो उस केस में उस पर्सन को हम लोग याद करेंगे। इंसान को कब याद करता है इंसान? जब उससे पैसा लेना होता है या उसको पैसा देना होता है, याद रहेगा ना, है ना। अदरवाइज अगर न पैसा लेना है न देना है तो कहीं अकाउंट्स में इंसान का नाम नहीं आएगा। इंसान का नाम तभी आएगा अकाउंट्स में तब जब या तो पैसा लेना हो या पैसा देना हो, ठीक है। तो इन दैट केस अगर सैलरी हम पे कर दिए तो ठीक है, सैलरी हम पे कर दिए तो सैलरी इज़ एन एक्सपेंस, और पे कर दिए तो कैश चला गया। दोनों एस्पेक्ट आया, सैलरी भी और कैश भी। सैलरी पे कर दिए तो इन दैट केस कैश गया और साथ ही साथ सैलरी मेरा एक्सपेंस हो गया। दो एस्पेक्ट हुआ ना, एक एक्सपेंस हुआ और कैश गया, तो दोनों एस्पेक्ट को कंसिडर कर लिए। लेकिन सैलरी मदन को देना है, पेमेंट नहीं किए हैं, तो हम क्या बोलेंगे? सैलरी आउटस्टैंडिंग टू मदन,
सैलरी अभी मदन को देना बाकी है। तो एक्सपेंस तो अराइज हो गया, अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, द मोमेंट सैलरी आपका अराइज हो जाता है, योर लाइबिलिटी अराइजेस कि आपको पेमेंट करना है, बट यू हैव नॉट येट पेड सैलरी। अगर आपने अभी तक सैलरी नहीं दिया है तो इन दैट केस सैलरी इज एन आउटस्टैंडिंग थिंग। अब हमको तो मदन को याद करना होगा। इन दैट केस इन बुक्स ऑल्सो आई नीड टू लाइक रिकॉर्ड मदन्स नेम। अदरवाइज कैश पेमेंट कर देते तो फिर मदन का नाम हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर मदन को हमने सैलरी नहीं दिया, तो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि सैलरी पेबल टू मदन, ठीक है, या सैलरी आउटस्टैंडिंग टू मदन। ठीक है, तो इस केस में मदन इज अ पर्सन, आराम से हम बोलेंगे, और मदन इज अ नेचुरल पर्सन, तो हम बोलेंगे मदन एक नेचुरल पर्सन हुआ। बट अगर हम सिर्फ यही लिख करके छोड़ दिए, ठीक है, हम यही लिख करके छोड़ दिए कि सैलरी आउटस्टैंडिंग, बट टू होम ये नहीं लिखे, तो दिस सैलरी आउटस्टैंडिंग मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग समवन टू होम वी आर लायबल टू पे सैलरी। मेरी बात समझ में आई? मतलब कि भाई जब हम सैलरी मदन को देने वाले हैं, इन दैट केस हम ये लिख देते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग टू मदन, इन दैट केस तो सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा कि मदन है जिसको पैसा देना है। बट हम इतना लिख करके छोड़ दिए कि सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो पता नहीं चल रहा है ना कि किस पर्सन को देना है। हाँ, किसी को तो देना है, पर हवा में क्या बिल्ली को सैलरी देंगे क्या? क्या हम सैलरी कोई बिल्डिंग को देंगे? नहीं ना, सैलरी देंगे तो किसको देंगे? कोई ना कोई पर्सन को देंगे। तो डेफिनेटली इट इज आउटस्टैंडिंग इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन, बट किसको वी डोंट नो। तो व्हेन इस तरह का कुछ होगा कि आउटस्टैंडिंग सिर्फ लिख दिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दिए, तो क्या होगा? ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होगा। ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? है ये पर्सनली, बट ये क्लियरली नहीं बता रहा है कौन सा आदमी, स्पेसिफिकली नहीं बता रहा है कौन सा आदमी, बट दिस अकाउंट इज रिप्रेजेंटिंग समवन। इन दैट केस हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी एग्जाम्पल हो गया, है ना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल का। उसी तरीके से हम बोल देते हैं बैंक। अब बैंक तो बहुत सारे हैं, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, विच बैंक? तो इफ़ आई एम कोटिंग अ नेम दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, माई कैश इज़ विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये क्या कहलाएगा? ये हो गया पर्सनल, और वो भी कैसा? आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बट इफ़ आई से बैंक अकाउंट, तो which bank? We do not know. In that case, that bank is representing some specific organization. तो वो कौन है नहीं पता, तो बैंक अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, है ना। बैंक भाई ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो पर्सनल हो गया। तो अब लेकिन कौन सा नाम बताओ बाबा? HDFC बैंक। ओके, क्या होगा? आर्टिफिशियल पर्सन। लेकिन इफ यू आर सेइंग दैट बैंक ओनली, ओके इट इज आर्टिफिशियल पर्सन, बट विच बैंक? डोंट नो, तो क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। बात समझ में आया? से इफ आई एम सेइंग डेटर, हु इज डेटर? पढ़े थे ना पहले, जिनसे पैसा मिलना है, जिनसे पैसा मिलना है वो मेरा डेटर। तो जिनसे पैसा मिलना है वो मेरा डेटर, तो इन दैट केस कोई ना कोई तो होगा जिससे पैसा मेरे को मिलेगा, है ना। मदन से मिलना है, मौलवी से मिलना है, महेश से मिलना है, मेजर से मिलना है। अरे कौन है बाबा? कोई तो नाम होगा। ठीक है, नाम बताओ। नाम नहीं पता तो फिर अगर कैटेगरी बता देंगे डेटर, तो इन दैट केस वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, डेटर। वही क्रेडिटर्स, ये सब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। और वही हो गया यहाँ पर क्या आ जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सन में HDFC बैंक, उसी तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, उसी तरीके से नेस्ले इंडिया लिमिटेड, उसी तरीके से अग्रवाल स्टोर्स, है ना, ऐसे ही नाम लिया मैंने, अग्रवाल स्टोर्स। तो ऐसे करके क्या है, ये सब तो ऑर्गेनाइजेशन है ना। ठीक है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस कर रहे हैं।
है ना, एंड दे आर ऑथराइज लीगली, दे आर ऑथराइज टू कैरी ऑन बिजनेस, तभी तो कर रहे हैं, नहीं तो करते कैसे। तो इसीलिए ये सब क्या हो गए, ये सब क्योंकि नेचुरल पर्सन नहीं है इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन हो जाएंगे। समझ में आया। तो एक कैटेगरी होता है अकाउंट का, अकाउंट कैटेगराइजेशन के लिए अकाउंट्स में टर्म यूज़ किया जाता है, ये कैसे अकाउंट है, किस नेचर का अकाउंट है, ठीक है। तो वो हम बोलेंगे पहला कैटेगरी हुआ पर्सन, ठीक है। तो पर्सनल में क्या आएगा, पर्सनल में आएगा कि जो इंसान से या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो अकाउंट, वो क्या कहलाएगा, पर्सनल। वो चाहे नेचुरल भी हो सकता है, चाहे आर्टिफिशियल भी हो सकता है। और अगर स्पेसिफिक अकाउंट से नहीं पता चल रहा है कि हु इज़ दी पर्सन, तो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, हम बोल देंगे कि भाई वो पर्सनल तो ज़रूर है बट क्या नाम है नहीं पता, तो दैट अकाउंट इज़ रिप्रेजेंटिंग समवन, है ना, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होगा। बात समझ में आया। तो ये हुआ एक कैटेगरी। अब वह इम्पर्सनल, जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है। व्हेन यू आर कंडक्टिंग ट्रांजैक्शन, वन आइटम में बी रिलेटेड टू अ पर्सन एंड अनदर आइटम में बी रिलेटेड टू अदर देन अ पर्सन। लाइक कैश। कैश क्या है, क्या कोई इंसान है? हाँ, उसमें कौन बैठा है, गांधी जी बैठे हैं, बट वो इंसान नहीं है। वो क्या है, वो अदर देन पर्सन है। इज दिस क्लियर? फर्नीचर अदर देन पर्सन है। आपका इलेक्ट्रिसिटी अदर देन पर्सन है, ठीक है। सैलरी अदर देन पर्सन, ओके। सैलरी यू आर पेइंग टू अ पर्सन, बट बोले ना दो एस्पेक्ट है। सैलरी एक एक्सपेंस हुआ, किसी को दे रहे हैं तो वो पर्सन हुआ, इजंट इट? तो दोनों एस्पेक्ट को अलग अलग देखना है। इज दिस क्लियर? तो सैलरी आपका एक्सपेंस है, रेंट दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं, लैंडलॉर्ड। तो यहाँ दो चीज इन्वॉल्व है, एक रेंट, एक लैंडलॉर्ड। रेंट इज एन एक्सपेंस एंड लैंडलॉर्ड इज अ पर्सन। तो रेंट हो गया एक्सपेंस, तो एक्सपेंस भी तो पर्सन नहीं है ना। रेंट कैश में दिए तो कैश टू रेंट कैश में दिए तो कैश मेरे पास से गया और एक्सपेंस इनकर हो गया। तो एक्सपेंस और कैश दो चीज़ इन्वॉल्व हो गया, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। बात समझ में आ रहा है? तो वैसा आइटम, वैसा चीज़ जो कि पर्सन से रिलेटेड नहीं है, वो आ जाएगा इम्पर्सनल, ठीक है। तो इम्पर्सनल का दो कैटेगरी होगा, इम्पर्सनल का दो कैटेगरी होगा। एक कैटेगरी कहलाएगा रियल और एक कैटेगरी कहलाएगा नॉमिनल। एक कैटेगरी कहलाएगा रियल और एक कैटेगरी कहलाएगा नॉमिनल। बात समझ में आया? तो रियल और नॉमिनल ये दो कैटेगरी होगा, किस में, इम्पर्सनल में। इज दिस क्लियर? तो रियल क्या है और नॉमिनल क्या है, कोई बताएगा जल्दी से? व्हाट इज रियल अकाउंट, है ना। बट ऑब्वियस हम उन्हीं से पूछ रहे हैं जो साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स पढ़े हुए हों। आप बोलेंगे ये तो सबसे पूछ ले। यस, मैंने पहले ही कहा था, अगर आप साइंस और कॉमर्स के हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है, कुछ एक बेसिक का आइडिया लेने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए, वहाँ पर यू विल गेट लर्न अकाउंटिंग, एक प्लेलिस्ट होगा लर्न अकाउंटिंग। वहाँ पर आप अकाउंटिंग का बहुत बेसिक, बट ऑब्वियस यही सब चीज़ वहाँ भी है, लेकिन यहाँ थोड़ा फास्ट है। बिलीव मी, यहाँ थोड़ा फास्ट है, वहाँ स्लो है, वहाँ छोटे छोटे में तोड़ करके हम लोग कर रहे हैं। तो ये फ़र्क है दोनों के दोनों में। तो हम लोग सीख यहाँ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा फास्ट जाएंगे, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, हम क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट करता है कि आपने 11th-12th में बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिया है और वो सब चीज़ आपको आता है। अब उसमें लॉजिक डाल करके उसको अच्छे से हम लोगों को पूरा का पूरा क्लियर कर लेना है। गॉट इट? तो चलिए, तो सोच लिया आपने व्हाट इज़ रियल अकाउंट। यहाँ पर अगर रियल अकाउंट को हम लोग समझें तो रियल अकाउंट इज़ बेसिकली अकाउंट रिलेटिंग टू एनी एसेट। सबसे पहला अकाउंट रिलेटिंग टू एनी एसेट, बट दैट इज अदर देन पर्सनल अकाउंट, ठीक है। एसेट अदर देन पर्सनल अकाउंट इज कॉल्ड रियल अकाउंट। लिख लीजिए, एसेट्स अदर देन पर्सनल अकाउंट other than personal account is real account।
एसेट अदर देन पर्सनल अकाउंट इज रियल अकाउंट। इसमें अकाउंट भी लिख लीजिए, नॉमिनल में भी अकाउंट लिख लीजिए। ठीक है, रियल अकाउंट मतलब सबसे पहला रियल अकाउंट क्या होना है, एसेट, है ना। वैसा अकाउंट जो क्या होना है, एसेट होगा, एसेट, एसेट, है ना। वैसा अकाउंट जो क्या होना है, एसेट होना है। एसेट के रियल अकाउंट में सिर्फ एसेट ही आएगा, लेकिन वैसा जो पर्सनल ना हो, जो अदर देन पर्सनल हो, है ना। वैसा एसेट अकाउंट जो अदर देन पर्सनल हो। मतलब देखिए, पर्सनल अकाउंट, एक एग्जांपल लेते हैं। रमेश से मेरे को पैसा लेना है, रमेश से मुझे पैसे लेने हैं, तो क्या होगा, रमेश फ्यूचर में पैसा देगा, तो जिससे फ्यूचर में मेरे को कैश मिलने वाला है, जिससे फ्यूचर में कोई रियलाइजेशन होने वाला है, दैट इज़ एन एसेट। एसेट का डेफिनेशन याद है, ठीक है। एसेट वो आइटम है जो फ्यूचर में मेरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट या तो देगा, या फिर उससे कुछ हम लोगों को रिकवरीज होगा, ठीक है। या तो उससे कुछ ना कुछ हम लोगों को बेनिफिट्स मिलेगा, या फिर कुछ ना कुछ रिकवरीज होगा। इज दिस क्लियर? वो एसेट है, इसके अलावा और कोई भी चीज एसेट नहीं, है ना। तो एसेट इज एन आइटम फ्रॉम विच वी कैन गेट सम फ्यूचर बेनिफिट, है ना। तो हम लोगों को जिसका कुछ ना कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, वो हमारे लिए एसेट है। तो आप मेरे को बताइए, अगर मेरे को कोई भी पर्सन है उससे पैसे लेने हैं, मान लीजिए मेरे को महेश से पैसे लेने हैं, तो अगर महेश से पैसे लेने हैं, रमेश से पैसे लेने हैं, सुरेश से पैसे लेने हैं, तो इन दैट केस क्या रमेश, सुरेश, महेश मेरे लिए एसेट हुआ? यस, एसेट हुआ। क्यों? क्योंकि उनसे मेरे को पैसे लेने हैं। इज़ दिस क्लियर? अगर हम बात करें, एक फर्नीचर है, क्या फर्नीचर मेरे लिए एसेट हुआ? यस। क्यों हुआ? क्योंकि फर्नीचर से मेरे को, फर्नीचर को बेच देंगे फ्यूचर में, तो क्या मेरे को पैसे मिलेंगे? यस। तो फर्नीचर हुआ ना मेरे लिए एसेट। तो फर्नीचर से भी मेरे को पैसे मिल सकते हैं, रमेश से भी मेरे को पैसे मिल सकते हैं, तो इन दैट केस रमेश भी हमारे लिए एसेट है, फर्नीचर भी हमारे लिए एसेट है। अग्री? समझ में आ रहा है? तो जो भी हमको बेनिफिट करके दे, जिससे कुछ रियलाइजेशन हो, जिसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो, वो मेरे लिए एसेट है। अग्री? तो उस केस में रमेश एसेट है, सुरेश एसेट है, हो सकता है जिससे हमको पैसे लेने हो। लेकिन रमेश सुरेश तो क्या है? पर्सन है, तो वो पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। वो किस में चला जाएगा? पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। और रहा बात इसके अलावा, जो पर्सन के अलावा भी एसेट होंगे, वो कहाँ आ जाएंगे? वो रियल अकाउंट में आ जाएंगे। इज दिस क्लियर? पर्सन के अलावा भी जो एसेट होंगे वो रियल अकाउंट में आ जाएंगे। तो रियल अकाउंट में सिर्फ क्या आएंगे? एसेट्स। लेकिन कैसे एसेट्स? जो पर्सनल नहीं है। रियल अकाउंट में सिर्फ कैसे एसेट आएंगे? जो पर्सनल नहीं है वैसे एसेट आएंगे। बात समझ में आया? तो रियल अकाउंट में सिर्फ वही एसेट आएंगे जो पर्सनल नहीं है। समझ में आ गया? चलिए, तो हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं। बिल्डिंग, फिर हो गया फर्नीचर, फिर हो गया पेटेंट, फिर हो गया स्टॉक। स्टॉक भी तो एसेट था, है ना। हम लोग फर्स्ट सेशन में डिस्कस किए थे, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत कुछ होगा भाई, है ना। पूरा टाइम ही लग जाएगा, इतना सारा आइटम्स लिख सकते हैं हम लोग वहाँ पर। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। तो रियल अकाउंट क्या है? अकाउंट अदर, एसेट अकाउंट अदर देन पर्सनल। समझ में आया? तो पर्सनल भी एसेट हो सकता है, रियल भी, रियल तो एसेट होगा ही, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट एंड गेन्स, इनकम, ठीक है, ये नॉमिनल अकाउंट होंगे, ठीक है। ऑल इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड गेन्स अकाउंट आर कॉल्ड नॉमिनल। समझ रहे हैं? तो नॉमिनल क्या होगा? एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, गेन, ये सब अकाउंट क्या होगा? नॉमिनल। तो नॉमिनल हो गया इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, गेन और लॉसेस, और एसेट्स आ गया रियल अकाउंट।
तो पर्सनल में क्या आएगा? तो एक तो बात कर लिए, एसेट भी आएगा पर्सनल में, एसेट्स आएगा पर्सनल में, एसेट्स आएगा पर्सनल में। ठीक है, कब आएगा एसेट पर्सनल में? जिनसे हमको क्या करना है? पैसे लेने हैं। ठीक है, रिसीवेबल्स, जितने भी रिसीवेबल्स हैं से पैसे मेरे को लेने हैं, मैंने गुड्स बेचा है ना, मैंने गुड्स बेचा मोहित को और मोहित से पैसे लेने हैं, तो इन दैट केस मोहित इज़ अ पर्सन, मोहित इज़ एन एसेट। ठीक है, तो वो पर्सनल आएगा और वो एसेट हो जाएगा। मैंने गुड्स बेचा मान लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को मैंने गुड्स बेचा, तो इन दैट केस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ अ पर्सन। इन दैट केस पैसे मिलने हैं कि नहीं? हमने गुड्स बेचा है तो पैसे तो लेंगे हम लोग, तो इन दैट केस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इज़ एन एसेट। लेकिन क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कैटेगरी हम किस में डाल देंगे? उसको क्लासीफाई कर देंगे पर्सनल में। बात समझ रहे हैं? तो एसेट्स पर्सनल भी हो सकते हैं और रियल भी हो सकते हैं। जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो वो एसेट पर्सनल हो जाएंगे, बाकी सारे एसेट्स क्या होंगे? रियल होंगे। समझ में आ गया? नाउ तो बच गया क्या आइटम्स? लाइबिलिटी बच गया। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होगा? कोई बताएगा मेरे को व्हाट इज लाइबिलिटी? व्हाट इज अ लाइबिलिटी? Liability is nothing but an obligation, the settlement of which require resource or cash outflow, है ना? मतलब पढ़े थे ना पहले, फिर भूल गए, गलत बात। हम लोगों को याद रखना है सारा कुछ। लाइबिलिटी मतलब हुआ वो ऑब्लिगेशन जिसको सेटल करने के लिए मेरे पास से या तो कैश जाए या और कोई एसेट जाए। रिसोर्सेज मतलब एसेट, तो या तो कैश जाए या कोई और एसेट जाए, तो ये क्या कहलाएगा? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन द सेटलमेंट ऑफ विच रिक्वायर्स आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज और कैश। रिसोर्सेज इटसेल्फ इंक्लूड्स कैश। समझ रहे बात को? तो लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन है आपका। ठीक है, तो बताइए लाइबिलिटी किसको देना है? आई मीन किसको पे करना है ना? किसको पे करना है? राजेश को। किसको पे करना है? रमेश को। किसको पे करना है? बैंक को। किसको पे करना है? से हम लोगों को हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड को। तो किसको पे करना है? देयर मस्ट बी ईदर नेचुरल पर्सन टू whom we are liable to pay or we are liable to pay to an artificial person. Getting it? तो या तो नेचुरल पर्सन को पेमेंट करना होगा या आर्टिफिशियल पर्सन को पेमेंट करना होगा, तो दोनों में से तो किसी को पेमेंट करना है, तो इन दैट केस है तो पर्सन ही। इसका मतलब लाइबिलिटी शैल ऑलवेज एंड ऑलवेज, ऑलवेज एंड ऑलवेज बी व्हाट? पर्सनल। लिख लीजिए, एकदम याद कर लीजिए, बिकॉज यू आर लाइबल टू पे एनी अमाउंट टू समवन, है ना? कोई ना कोई होना चाहिए, या तो इंसान हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो। तो लाइबिलिटी शैल ऑलवेज बी व्हाट? पर्सनल। लाइबिलिटी शैल ऑलवेज बी पर्सनल। बात समझ में आया? तो एसेट पर्सनल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। लाइबिलिटी हमेशा पर्सनल होगा, और इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? हम लोगों का नॉमिनल होगा। इज दिस क्लियर? कुछ बच गया? कुछ बच गया क्या? कुछ बच गया? और कुछ बच गया? यस, पढ़े थे क्या? कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल ड्राइंग, कैपिटल ड्राइंग। ठीक है, कैपिटल, कैपिटल किसका है? ओनर का, मालिक का। ड्राइंग किसने किया? ओनर ने, मालिक ने। अग्री? ये दोनों ओनर से रिलेटेड है। तो जब ये ओनर से रिलेटेड है, मालिक से रिलेटेड है, तो उस केस में क्या होगा? जब ये मालिक से रिलेटेड है, ओनर से रिलेटेड है, तो उस केस में ये हमारे लिए कोई ना कोई इंसान से, आदमी से रिलेटेड हो गया, है कि नहीं? तो इन दैट केस क्या हुआ? पर्सनल। एब्सोल्युटली करेक्ट। जो कैपिटल होगा वो हमेशा क्या होगा? कैपिटल हमेशा और हमेशा पर्सनल ही होगा। कैपिटल क्या होगा? कैपिटल ड्राइंग्स हमेशा और हमेशा पर्सनल होगा। क्यों होगा पर्सनल?
क्योंकि कैपिटल मालिक का है, मालिक कौन है? पर्सन है, इसीलिए पर्सनल। ड्राइंग कौन किया? मालिक किया, मालिक कौन है? पर्सनल, इसीलिए ड्राइंग अकाउंट भी क्या है? पर्सनल। जब मालिक बिजनेस में पैसा डालता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल, मालिक बिजनेस से पैसा निकालता है दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। तो डाला बिजनेस में कैपिटल, निकाला तो ड्राइंग्स। तो इन दैट केस मालिक ही ना डाला, मालिक ही तो निकाला, तो उस केस में क्या होगा? कैपिटल इज ऑल्सो पर्सनल। तो चलिए एक समरी बनाते हैं। हम अकाउंट्स को क्लासिफिकेशन के लिए दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। किसमें किसमें? एक करेंगे हम लोग पर्सनल, एक करेंगे इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को फिर सब डिवाइड करेंगे दो में, क्या? रियल और नॉमिनल। क्लियर है? तो अब हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। किसमें किसमें? हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल। हम तीन में ही डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप बोलेंगे पर्सनल में भी तो फिर सब डिवीज़न है। हाँ है, बट है तो पर्सनल ही। चलिए तो बताइए पर्सनल में क्या आएगा? पर्सनल में आएगा लाइबिलिटीज, है ना, और एंड एसेट्स, ठीक है। कोई भी लाइबिलिटी होगा वो तो पर्सनल ही है, उसके अलावा आंख बंद करके डाल दीजिए। और साथ ही साथ एसेट्स। बट हमको इधर कॉमा यूज़ करना चाहिए था, कॉमा नहीं, एंड यूज़ कर लिया हमने। और भी तो आइटम्स आएंगे, और भी तो आइटम्स आएंगे। फिर क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा कैपिटल, फिर आ जाएगा ड्राइंग्स, है ना। तो लाइबिलिटीज, एसेट्स, कैपिटल, ड्राइंग, ये सब कहाँ आ जाएंगे? पर्सनल में, ठीक है। रियल में क्या आएंगे? सिर्फ एसेट्स, है ना। आप बोलेंगे एसेट दो जगह क्यों छलांग लगा रहा है? पर्सनल भी रियल भी। हाँ, इंसान से रिलेटेड या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है वैसा, जिससे पैसे लेने हैं वो पर्सनल, और जो ऑर्गेनाइजेशन जो इनके अलावा जहाँ से पैसा रिकवर होना है, रियलाइज़ होना है, जिससे रिकवरीज आए, वो एसेट रियल। जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मोटर कार, ये सब एसेट्स क्या है? रियल है। गॉट इट। और नॉमिनल में इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस। गेन भी है, हाँ, जब भी प्रॉफिट बोलेंगे तो गेन भी आ जाएगा, ठीक है। तो इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब का सब नॉमिनल होगा। तो हम लोग बहुत आराम से क्या किए, अपने जितने भी आइटम्स जो हम लोग सीखे थे वो सारे के सारे आइटम्स को हमने कैटेगराइज कर दिया, है ना। ये हम लोगों का ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कैटेगराइजेशन। क्या? ट्रेडिशनल अप्रोच, है ना, कि भाई हम लोग रियल, नॉमिनल और पर्सनल करके सारे के सारे आइटम्स को जो इन्वॉल्व है हम लोग के ट्रांजैक्शंस में, उनको हम लोग कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो ये अकाउंट हो गया। अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट हो सकता है, रियल अकाउंट हो सकता है, नॉमिनल अकाउंट हो सकता है। मतलब अकाउंट क्लासिफाई किए हम लोग, क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किए, ठीक है, रियल, नॉमिनल और पर्सनल में। और उस केस में क्या होगा? लाइबिलिटीज़, एसेट, कैपिटल एंड ड्राइंग्स, ये हो गए पर्सनल। एसेट्स हो गया रियल, और साथ ही साथ इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट या लॉस हो गया नॉमिनल। इज़ दिस क्लियर? तो ये मेरे ख्याल से याद है, और अगर नहीं भी है ठीक से तो अभी याद हो जाना चाहिए। क्लियर है? चलिए, अभी क्या है, तो ये हम क्यों सीख रहे हैं? तो आज चलिए थोड़ा सा एक और है, एक ये तो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, एक और अप्रोच है दैट इज़ कॉल्ड मॉडर्न अप्रोच। उसको आज नहीं देखेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी ट्रेडिशनल अप्रोच को ही थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी अगर हम बात करें तो हम लोग को रिकॉर्डिंग करना है। रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्ड करना है, लिखना है ना, जिसको हम लोग अकाउंट्स में क्या नाम से बोलते हैं? जिसको हम लोग अकाउंट्स में बोलते हैं जर्नलाइजिंग,
अकाउंट्स में क्या बोलते हैं जिसको? जर्नलाइजिंग। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन को, हम लोग जर्नलाइज करेंगे ट्रांजेक्शन को। ठीक है, तो कैसे जर्नलाइज करें? तो हम लोग तो पढ़ चुके हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में कोई भी ट्रांजेक्शन करो, देयर विल बी एटलीस्ट 2 एस्पेक्ट्स। देयर विल बी एटलीस्ट 2 एस्पेक्ट्स। व्हाट? फर्स्ट इज टू बी डेबिटेड एंड सेकेंड इज टू बी क्रेडिटेड, है ना। अभी अगर हम बात करें उसी पर्टिकुलर डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का, बोलता है कि कोई भी कुछ भी ट्रांजेक्शन आप करोगे तो ईच ट्रांजेक्शन विल हैव 2 एस्पेक्ट्स। इन दैट केस यू नीड टू रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट्स एंड 1 एस्पेक्ट इज टू बी डेबिटेड एंड सेकेंड इज टू बी क्रेडिटेड। एक को डेबिट में डालना है, एक को क्रेडिट में डालना है, एक को डेबिट में, एक को क्रेडिट में। ऐसा करना ही करना है हमेशा, ये पूरे के पूरे में होगा। इज दिस क्लियर? आप आज चाहे कर लो अकाउंटिंग, चाहे सीए फाइनल में जा करके कर लो अकाउंटिंग, चाहे प्रोफेशनल बन के कर लो अकाउंटिंग, डेबिट क्रेडिट ही करना है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये बात, समझ रहे हैं? इसलिए बहुत अच्छे से समझना है। वेल, तो आपका जो अकाउंटिंग होगा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग होगा, वो क्या होगा? वो कैसे होगा? तो बोलता है कि आपको दोनों के दोनों आइटम्स को लेना है ना। जो 2 आइटम्स इन्वॉल्व है, एक को करना है डेबिट, एक को करना है क्रेडिट। क्लियर है? तो किसको करना है डेबिट, किसको करना है क्रेडिट, वो बताएगा अभी हम लोगों का एक ट्रेडिशनल अप्रोच में गोल्डन रूल, गोल्डन रूल्स, है ना। बहुत जन को तो तुरंत याद हो गया होगा गोल्डन रूल्स। क्या याद हुआ? बताइए ये क्यों है गोल्डन रूल? क्या काम का है गोल्डन रूल? गोल्डन रूल क्या काम का है? गोल्डन रूल बोलता है कि भाई किसको डेबिट करो, किसको क्रेडिट करो, है ना। किसको डेबिट करो, किसको क्रेडिट करो, इस चीज़ के बारे में बताता है गोल्डन रूल। समझ रहे हैं? ये बताता है कि भाई किस आइटम को आप करो डेबिट, किस आइटम को आप करो क्रेडिट। वेन एवर यू नीड टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, that transaction will have more than 1 aspects. It may have 2, 3, 4 aspects. In that case it will at least have 2 aspects, है ना। तो which aspect is to be debited and which is to be credited, or which are to be debited or credited, ये हम लोग को बताएगा कौन? गोल्डन रूल। क्योंकि ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, गोल्डन रूल्स, है ना। बताइए बताइए, याद है? आप बोलेंगे क्या सर मजाक कर रहे हैं। चलो भाई हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। बताइए रियल अकाउंट का क्या है गोल्डन रूल? रियल अकाउंट में क्या आएंगे? एसेट, है ना। रियल अकाउंट में क्या आएंगे? सिर्फ एसेट। अभी तुरंत तो देखे थे। तो एसेट या तो आएगा या जाएगा। भाई फर्नीचर है, खरीदे तो आया, बेचे तो गया, है ना। या फिर मोबाइल है, खरीदे तो आया, बेच दिए तो गया। या फिर आपका कार है, खरीदे तो आया, बेच दिए तो गया। तो सिर्फ आया गया ना। रियल अकाउंट हमेशा आएगा जाएगा। इसका मतलब नियम क्या है? रियल अकाउंट में नियम है डेबिट करो व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको डेबिट कर दो, एंड क्रेडिट व्हाट गोज डाउन, गोज आउट। डाउन क्यों बोल रहे भाई? गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पूरा लिख लेते हैं भाई। चलिए, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया उसको डेबिट कर दो, जो गया उसको क्रेडिट कर दो। जो आया उसको डेबिट, जो गया उसको क्रेडिट। बहुत इजी है ना। जो आया उसको डेबिट, जो गया उसको क्रेडिट। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, से एक एग्जांपल लीजिए, हमने फर्नीचर खरीदा और कैश दिया। फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹10,000, है ना, इन कैश। फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹10,000 इन कैश। तो बताइए व्हाट आर द 2 आइटम्स इन्वॉल्व हियर? द फर्स्ट आइटम वी विल रिसीव फर्नीचर एंड फ्रॉम अस कैश विल गो आउट।
तो दीज आर द टू आइटम्स इन्वॉल्व हियर। ठीक है, तो आप बताइए व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है अगर हम फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर कम्स इन, एंड व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, तो इन दैट केस फर्नीचर कम्स इन एंड कैश गोज आउट, तो क्या करेंगे, तो हम लोग कर देंगे फर्नीचर को डेबिट, और ये अकाउंट है, क्या है ये अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट को शॉर्ट में क्या करेंगे, ये जो अकाउंट है इसको शॉर्ट में लिखते हैं A/C अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट को हम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे डेबिट, और किसको करेंगे क्रेडिट, कैश अकाउंट को कर देंगे हम क्रेडिट। इज दिस क्लियर? आप बोलेंगे ऐसे करेंगे, अरे भाई उसका फॉर्मेट अलग है, जर्नल एंट्री का नहीं, किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे वो सीख रहे हैं हम लोग, जर्नल एंट्री अभी नहीं सीखे, किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे वो सीख रहे हैं। गॉट इट? तो हम लोग फर्नीचर हम लोगों के पास आएगा 10,000 रुपये का, और कैश हमारे पास से जाएगा 10,000। बात समझ रहे हैं? तो एक को करना है डेबिट, एक को करना है क्रेडिट, बट किसको करना है डेबिट किसको करना है क्रेडिट ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा गोल्डन रूल से। तो इन दैट केस फर्नीचर हमारे पास आया और कैश हमारे पास से गया। तो फर्नीचर कैसा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि एसेट है और ये किसी इंसान से या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, फर्स्ट। सेकंड, कैश कैसा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। कैसे? क्या कैश कोई इंसान है? नहीं। कोई ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं। क्या एसेट है? हाँ। तो कैश एसेट है बट पर्सनल नहीं है, तो क्या हो गया, रियल है। तो बोथ आर व्हाट, रियल अकाउंट्स। तो इसमें रूल क्या लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गॉट इट? चलिए, तो ये रूल हो गया किसका, रियल अकाउंट का रूल हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पर्सनल अकाउंट का। तो पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, कौन है पर्सनल अकाउंट, या तो इंसान या ऑर्गेनाइजेशन, या तो इंसान या ऑर्गेनाइजेशन। तो इंसान ट्रांजैक्शन में या तो पैसा रिसीव करेगा या पैसा पे करेगा, करेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन या तो पैसा रिसीव करेगा या पे करेगा, है ना। तो पर्सनल अकाउंट में हमेशा क्या होगा, वन विल बी रिसीवर एंड वन विल बी गिवर, वन इज रिसीवर एंड वन इज गिवर। तो पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, रिसीवर एंड गिवर। और रियल अकाउंट में क्या होगा, रियल अकाउंट में एसेट है, या तो आएगा या जाएगा। पर्सनल अकाउंट में रिसीवर या गिवर होगा। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। समझ में आ रहा है? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट, रिसीवर को डेबिट कीजिए और गिवर को क्रेडिट कर दीजिए। चलिए, नॉमिनल का भी हम लोग रूल लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज देखेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड losses and credit all income and profit। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट एंड गेन्स भी, बट ऑब्वियस है ना, प्रॉफिट बोलिए गेन्स बोलिए। ठीक है, डिस्कस तो कर ही चुके हैं, गेन थोड़ा बड़ा वर्ड है और बहुत सारी चीज़ उसमें आते हैं। प्रॉफिट है नेट रिजल्ट, कंसिक्वेंसेस वही आते हैं। खैर, तो जहाँ तक बात है आपके क्या हो गए,
तीन तरह के अकाउंट कैटेगराइज्ड हो वे में जो हम लोग कंसिडर किए, तो तीन तरह के अकाउंट हुए। तो तीन तरह के अकाउंट का कैटेगरीज बनाए हम लोग। फर्स्ट इज़ रियल, सेकंड इज़ पर्सनल, थर्ड इज़ नॉमिनल। रियल का रूल हो गया डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और पर्सनल का हुआ डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल का हुआ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, है ना। प्रॉफिट बोलिए गेंस, हो गया। तो अब अगर हम बात करें तो एक और ट्रांजैक्शन को लेते हैं, है ना। कुछ एक ट्रांजैक्शन को चलिए डिस्कस करते हैं। इस के बाद में हम लोग कुछ ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि भाई किसको डेबिट करना और किसको क्रेडिट करना। इसके लिए कुछ ट्रांजैक्शंस को हम लोग आइए डिस्कस करते हैं। चलिए, है तो बेसिक एकदम स्टार्टिंग, लेकिन बहुत काम का है ना। तो आइए, अगर हम लोग बोलते हैं से स्टार्टेड, डेट भी लिख लेते हैं। ऑन 1st January 2020 started business with a cash of rupees 1 lakh। हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपया कैश से, है ना। तो अगर हमने बिज़नेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपया कैश से, तो डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, ये हमको बताना है। तो एक मिनट बताइए, बिज़नेस स्टार्ट अगर करेंगे तो बिज़नेस के पास पैसा कहाँ से आएगा? बिज़नेस के पास पैसा कहाँ से आएगा? ओनर देगा, मालिक देगा। तो बिज़नेस जो है उसके पास पैसा आएगा, क्या आएगा? कैश आएगा। लेकिन किसके पास से आएगा? मालिक के पास से आएगा, ओनर के पास से आएगा। जब भी बोलेगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो हु हैज़ इंट्रोड्यूस, हु हैज़ स्टार्टेड? ओनर हैज़ स्टार्टेड, तो ओनर हैज़ गिवन मनी टू द बिजनेस। तो इन दैट केस स्टार्टेड बिजनेस, तो इन दैट केस यहाँ ये कौन स्टार्ट किया है? ओनर। तो ओनर हैज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो अगर ओनर स्टार्ट किया बिजनेस विथ कैश, तो इन दैट केस ओनर इंसान है ना, पर्सन है ना। तो इन दैट केस क्या होगा? आप सबसे पहले बोलेंगे ओनर पर्सन है, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। एंड कैश क्या है? कैश रियल अकाउंट हो गया, है ना। है तो एसेट, कैश है तो एसेट, बट पर्सन नहीं है, इसलिए कैश क्या हो गया? रियल अकाउंट हो गया। तो एक हो गया पर्सनल, एक हो गया रियल, है ना। आप हमेशा याद रखिए, कभी भी ओनर पैसा डालेगा बिजनेस में उसको कैपिटल बोलेंगे, है ना, कैपिटल। और निकालेगा तो ड्राइंग्स बोलेंगे। डालेगा कैपिटल बोलेंगे, निकालेगा ड्राइंग्स बोलेंगे। तो आप मेरे को बताइए कि बिजनेस के पास कैश आ रहा है, रियल अकाउंट है, तो हम इसको बोलेंगे कम्स इन। इसमें कौन सा रूल लगाएंगे? इसमें रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे और बोलेंगे कम्स इन। कैश आ रहा है बिजनेस में, तो बिजनेस में क्या हो रहा है? कैश आ रहा है। और उस केस में कहाँ से आ रहा है? ओनर के पास से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? ओनर के पास से। तो ओनर इज अ पर्सन, ओनर इज गिवर और रिसीवर। ओनर इज अ गिवर, है ना। सोच करके देखिए, ओनर दे रहा है पैसा, तो ओनर इज अ गिवर। एंड कैश हमारे पास आ रहा है ना। तो कैश आ रहा है और ओनर गिवर है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? गिवर। ठीक है, आप मेरे को बताइए पर्सनल अकाउंट में जो गिवर होता है उसको डेबिट करते हैं कि क्रेडिट? आइए चलिए देखते हैं पीछे, है ना। हम लोगों ने लिखा था पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इन दैट केस क्रेडिट द गिवर। तो ओनर इज गिविंग मनी टू अस, है ना। ओनर इज गिविंग मनी टू द बिजनेस। तो इन दैट केस क्या बोलेंगे? ओनर इज अ गिवर। तो क्या करें? गिवर को क्रेडिट कर दो, है ना। एंड रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। क्या कर दो? डेबिट कर दो। इन दैट केस आप क्या कर दो? डेबिट व्हाट कम्स इन,
अपने आप एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट होगा ही होगा, बिलीव मी, होगा ही होगा। तो इन दैट केस क्या हुआ, कुछ क्रेडिट हुआ और कुछ डेबिट हो गया। इज दिस क्लियर? तो हम क्या करेंगे, जब हम लोग लिखते हैं इसको तो पहले लिखेंगे डेबिट और फिर लिखेंगे क्रेडिट, और सबसे पहले भी उसमें लिखेंगे डेट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेट। डेट है 1 जनवरी 2020। वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग थोड़ा सा फॉर्मेट, कितना, थोड़ा सा फॉर्मेट है ना, सो दैट कि हम लोग प्रेजेंटेशन थोड़ा ढंग से करते जाएं, ठीक है। तो उस केस में सबसे पहले बताइए, व्हाट इज़ टू बी डेबिटेड, कैश इज़ टू बी डेबिटेड। तो हम पहले क्या लिखेंगे, कैश, और उसके बगल में लिखेंगे अकाउंट, और उसके साथ लिखेंगे हमने कैश को क्या किया, डेबिट किया। कितने रुपए से, 1 लाख रुपीज़ से, ठीक है। कैश को हमने डेबिट कर दिया 1 लाख रुपीज़ से। अब क्रेडिट लिखना है ना, ओनर, ओनर के अकाउंट को कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, तो हमको कैपिटल क्रेडिट लिखना है, कैपिटल। लेकिन हम लोग का फॉर्मेट है कैप, जब भी कोई भी चीज़ क्रेडिट में लिखते हैं उसको नीचे लिखते हैं, डेबिट के आइटम को ऊपर लिखते हैं, क्रेडिट के आइटम को नीचे लिखते हैं, और नीचे में थोड़ा सा जगह दे करके उसको पुश कर देते हैं। उसका रीज़न होता है, ठीक है, कि भाई इसको पुश इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो है ये इस कॉलम में लिखाते हैं, सेकंड कॉलम में देखिए ये भी पुश्ड है थोड़ा, दोनों एक साथ नहीं लिखे हम लोग, दोनों को अलग अलग कॉलम्स में लिखे। ये कॉलम हो गया अमाउंट है, दोनों ही अमाउंट है, ये भी अमाउंट है और ये भी रुपीज़ में है, ये भी अमाउंट रुपीज़ में है, दोनों का दोनों अमाउंट ही है। लेकिन एक किसके लिए है, एक अमाउंट डेबिट के लिए है और एक अमाउंट क्रेडिट के लिए है। क्योंकि क्रेडिट का अमाउंट बाद वाले कॉलम में है, इसलिए इसको भी क्या करते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट करके शो करते हैं। इज़ दिस क्लियर कि भाई ये क्रेडिट का है और ये डेबिट का, और है उसके सामने, ठीक है। और नीचे इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई क्या ट्रांजेक्शन हुआ, वाई हैव वी रिकॉर्डेड इट लाइक दिस। बिकॉज लिखेंगे, बिकॉज नहीं लिखते हैं, बीइंग लिखते हैं, बीइंग business started with cash। ऐसा कुछ भी लिखेंगे, ऐसे कोई रटने का इसको ज़रूरत नहीं कि भाई यही लिखना है। You need to explain actually the transaction, whatever transaction is there that is required to be explained। तो सिंपल सा चीज़ है, जो इधर लिखा हुआ है क्वेश्चन उसी को हम लोग वहाँ पर अपने भाषा में लिख लो या उसी को लिख दो, है ना। तो ये एक तरीके से क्या होगा, फॉर्मेट हो गया। इधर इसको लिखते हैं पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। तो एक हो गया डेट का कॉलम, एक पर्टिकुलर, एक अमाउंट डेबिट, एक अमाउंट क्रेडिट। ये हो गया फॉर्मेट। आप बोलेंगे लेजर फोलियो भी होता है, अरे होता है, हम अभी बोले ना, पूरा फॉर्मेट नहीं बात कर रहे, ठीक है। तो ये हो गया अपना ये फॉर्मेट हो गया रिकॉर्डिंग का। किसका, रिकॉर्डिंग का। किसका, रिकॉर्डिंग का। कोई ट्रांजैक्शन होगा तो उसको इस तरीके से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा एक ट्रांजैक्शन लिखते हैं, चलिए सिंपल सा एक और ट्रांजैक्शन लिखते हैं। क्या लिख लें, डिपॉजिटेड, 5th को लिख लेते हैं, 5/2/2020 डिपॉजिटेड ₹60,000 into a बैंक अकाउंट। हमने बैंक में एक अकाउंट खुलाया और उसमें पैसे डिपॉजिट करा दिए। कितना रुपए डिपॉजिट कराए हमने, 60,000 रुपीज़ डिपॉजिट करा दिया। कितना, 60,000। तो डिपॉजिटेड ₹60,000 इनटू अ बैंक अकाउंट। तो इन दैट केस क्या होगा, नाउ जस्ट अ मिनट, आप दो आइटम्स को खोजिए। क्या क्या दो आइटम है, एक है बैंक, बैंक ने पैसा क्या किया, रिसीव किया, है ना। बैंक ने पैसा रिसीव किया, ठीक है, बैंक ने पैसा रिसीव कर लिया और हमारे पास से क्या गया, कैश गया। अग्री, हमारे पास से कैश गया, बैंक ने पैसा रिसीव किया, हमारे पास से कैश गया, बैंक पैसा रिसीव किया। तो इन दैट केस हमने जो डिपॉजिट किया, व्हाट हैव वी डिपॉजिटेड, वी हैव डिपॉजिटेड कैश। और कैश क्या हुआ, गोज आउट,
क्लियर है? तो कैश मेरे पास से जा रहा है, मेरे पास से कैश जा रहा है और बैंक रिसीव कर रहा है। समझ रहे हैं? मेरे पास से कैश जा रहा है और बैंक रिसीव कर रहा है। अग्री? तो उस केस में ये हो गया मेरा पर्सनल अकाउंट और ये हो गया, ओह सॉरी, बैंक हो गया मेरा पर्सनल अकाउंट, बैंक हो गया मेरा पर्सनल अकाउंट और ये हो गया मेरा रियल अकाउंट। बैंक हो गया पर्सनल अकाउंट। पर्सन है ना भाई, बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन हुआ पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, और कैश मेरे लिए रियल है ना? तो बताइए, गोज आउट क्रेडिट होगा ना? रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ से कैश जा रहा है तो कैश को करेंगे डेबिट, क्रेडिट, तो कैश को करेंगे क्रेडिट और डेबिट किसको करेंगे? बैंक को। क्यों? बैंक पर्सन है, रूल क्या है पर्सनल अकाउंट का? रूल पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इन दैट केस क्या है? बैंक रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले डेट लिखेंगे 5/2/2020, बैंक को पहले लिखेंगे। क्यों? बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों पहले लिखे? क्योंकि हमारा रूल है डेबिट को पहले लिखना, ठीक है? और थोड़ा सा साइड करके 2, हमारे पास से क्या गया? कैश गया। कितना रुपया? 60,000। इसको इधर लिखेंगे और इसको थोड़ा सा दूर करके लिखेंगे 60,000। दोनों का अलग अलग कॉलम्स है ना? वैसे करके उसको लिखेंगे। बोलिए, समझ में आया? नीचे कहानी भी तो लिखना है, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट, है ना? या सीधे भी लिख देते भी कैश डिपॉजिटेड, तो समझ में आ जाता है ना कि हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए। तो बोलिए, समझ में आ रहा है क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट? हमने यहाँ भी पर्सनल और रियल अकाउंट को लिया, यहाँ भी पर्सनल और रियल अकाउंट को लिया। अभी चलिए नॉमिनल अकाउंट को कंसिडर करते हैं, ठीक है? एक एग्जाम्पल लेते हैं नॉमिनल अकाउंट का। मान लीजिए ऑन 12/2/2020, 12 फरवरी 2020, क्या करना है इधर? इधर मान लीजिए पेड सैलरीज ऑफ ₹5,000, सैलरी पे करेंगे ₹5,000। कुछ नहीं बोला, ठीक है भाई? पे किया है तो रुपया तो जाएगा ही। तो चलिए, सैलरी है एक, हम लिख लेते हैं, चलिए, सो दैट कि हम लोग डिस्कस कर सकें कि क्या ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर पेड सैलरी ऑफ ₹5,000 इन कैश, पेड सैलरी ऑफ ₹5,000 इन कैश। तो हमने 5,000 रुपये का सैलरी पे कर दिया कैश में। तो पेड सैलरीज ऑफ ₹5,000 इन कैश। तो एक तो है सैलरी, एक है कैश। एक है सैलरी, एक है कैश। सैलरी क्या? एक्सपेंस है। सैलरी भाई हम पे किए तो मेरा खर्च हुआ ना, है ना? सैलरी एक्सपेंस है तो एक्सपेंस है, तो ये नॉमिनल हो जाएगा, है ना? एक्सपेंस है तो नॉमिनल हो जाएगा। और कैश क्या है? कैश है हमारा एसेट, एसेट है तो रियल, है ना भाई? पर्सन तो है नहीं, इसीलिए रियल। चलिए, हो गया। तो सैलरीज हमने पे किया। एक्सपेंस का क्या रूल है? नॉमिनल का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस को क्या करना है? डेबिट। और रियल अकाउंट है दूसरा कंपोनेंट, कहाँ आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है भाई? पे किए तो गोज आउट, पे किए तो जा रहा है। तो इन दैट केस क्या कर देंगे इसको? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या हुआ? ये चला गया, क्रेडिट कर दिए। तो इन दैट केस इसको डेबिट करेंगे, इसको क्रेडिट। तो सबसे पहले लिखेंगे डेट 12/2/2020, सैलरीज अकाउंट डेबिट,
टू कैश गया ना, कैश अकाउंट, ठीक है, 5,000 तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश ₹5,000। गॉट इट। चलिए इसके लिए नरेशन भी लिखना पड़ेगा, बीइंग सैलरीज पेड इन कैश, बीइंग सैलरीज पेड इन कैश। बात समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो जब हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए हम लोग गोल्डन रूल को यूज़ करते हैं। गोल्डन रूल ट्रेडिशनल अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग सारे के सारे आइटम्स को 3 अलग अलग अकाउंट्स में कैटेगराइज करते हैं। एक है रियल, एक है नॉमिनल, एक है पर्सनल। अगर कोई भी पर्सन हो, वो एसेट भी हो सकता है, लाइबिलिटी भी हो सकता है, वो किसी नेचुरल ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, रियल सिर्फ एसेट होगा, है ना, लेकिन जो पर्सनल ना हो, और नॉमिनल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, गेन्स, इनकम, यही सब होगा, और लॉसेस। ठीक है, तो ये कैटेगरी में हम लोग आइटम्स को डिवाइड करेंगे। इनके लिए रूल बना दिया है। रियल के लिए है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल के लिए है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और पर्सनल के लिए है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप एप्लीकेशन करते समय के पहले ही आप बस ये जानने का कोशिश कीजिए कि ट्रांजैक्शन में कौन सा आइटम इन्वॉल्व है ना, वो आइटम का कैरेक्टर क्या है, अपने आप आपको पता चल जाएगा डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, बहुत आराम से। समझ रहे हैं? इसीलिए ट्रांजैक्शन में पहले ये देखिए व्हाट आर दी आइटम्स इन्वॉल्व, फिर आप ये देखिए कि भाई वो किस कैटेगरी में है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। फिर गोल्डन रूल एक बार ध्यान कीजिए और उसके बाद डेबिट क्रेडिट कर लीजिए। आप बोलेंगे सर इतना इजी है ये, नहीं, आपको करना है, फिर से करना है। इज दिस क्लियर? फिर से आपको करना है क्या, फिर से आपको ये सब का सब कुछ करना है, सो दैट कि एकदम स्ट्रांग हो जाए। आपको नहीं पता, जर्नल एंट्री सीए फाइनल तक करना है, यही है सब्सटेंशियली, तो यही सब करते रहना है, जर्नल जर्नल जर्नल। ठीक है, आप बोलेंगे जर्नल ये क्या होता है, अभी तक तो डिस्कस किए नहीं, चलो कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग क्या होता है ये पता है ना, रिकॉर्ड करना है। भाई आपने ट्रांजैक्शन किया तो सबसे पहले उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। इज दिस क्लियर? क्या कर बोलते हैं, जर्नलाइजिंग। और जब रिकॉर्डिंग करते हैं हम इस तरीके से, एक को डेबिट एक को क्रेडिट, तो इसको बोलते हैं क्या, जर्नल एंट्री। ठीक है, क्या होता है जर्नल एंट्री, ये है जर्नल एंट्री, ये है जर्नल एंट्री, ये है जर्नल एंट्री, है ना। हमने 3 जर्नल एंट्रीज पास की इधर। क्या क्या जर्नल एंट्री, पहला जर्नल एंट्री था ना, अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, कैश टू कैपिटल। दूसरा जर्नल एंट्री है, हम लोगों ने पैसा बैंक में जमा किया, बैंक टू कैश। और तीसरा है सैलरी पे किया, सैलरीज टू कैश। तो ये सब, ये जो इस तरीके से इस फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग करते हैं ना, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, है ना, और उसका फिर थोड़ा एक्सप्लेनेशन, ये सब क्या कहलाता है, जर्नल एंट्री कहलाता है। तो जर्नल एंट्री क्या है, एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जर्नल अलग है, जर्नल एंट्री अलग है। अभी सिर्फ हम क्या चीज़ को देखें, जर्नल एंट्री को देखें। अगले क्लास में जर्नल भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट अभी आपको जर्नल एंट्री का प्रैक्टिस करना है। आप बोलेंगे आता है, नहीं आता है, प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है प्रैक्टिस, आप जब अभी मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क में जर्नल एंट्रीज़ आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को तोड़ना है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, कौन रियल है, कौन नॉमिनल है, कौन पर्सनल है ना, क्या हो रहा है, कम्स इन गोज आउट, लिखे ना इधर, ये सब का सब कुछ करना है। ये छोटा सा वर्क है भाई, अभी करना है ना, मेरे साथ ही तो चलना है। तो हम जैसे चल रहे हैं वैसे चलो ना बाबा, अभी ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, तोड़ तोड़ करके करना है। ओके, इट्स जस्ट लाइक यू नीड टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच एंड यू हैव स्टार्टेड। ओके, डन। चलिए, तो ऐसे ही करके करना है कि ये रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है ना। पहले तो ये देखिए, ये एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, प्रॉफिट है, लॉस है, क्या है वो लिखिए।
उसके बाद फिर कैटेगराइज कीजिए, रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है, वो लिखिए। फिर देखिए कम्स इन गोज आउट, फिर देखिए रिसीवर गिवर, है ना, ऐसे करके एक एक आइटम को कीजिए। आप जब ये करके फिर आप क्या कीजिए, आप उसका जर्नल एंट्री पास कीजिए। कैसे? डेट लिखिए, पर्टिकुलर लिखिए, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट लिखिए, लेजर फोलियो नहीं लिखिए, ठीक है, इतना ही लिखिए और आप जर्नल एंट्री पास कीजिए और उसका नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिखिए, ठीक है। जर्नल एंट्री का ये जो एक्सप्लेनेशन होता है ना, इसको बोलते हैं नैरेशन। क्या बोलते हैं? नैरेशन। इधर हमने नरेट किया, इसको एक्सप्लेन किया, नैरेशन। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, हियर ऑल्सो वी हैव एक्सप्लेन बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट, ठीक है। हियर ऑल्सो बीइंग सैलरीज पेड इन कैश। तो दिस एक्सप्लेनेशन इज अ मस्ट। व्हेनेवर यू आर पासिंग जर्नल एंट्रीज, दिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन। बात समझ रहे हैं? तो दिस यू हैव टू प्रैक्टिस। आप बोलेंगे कहाँ करना है, कौन सा करना है, तो बताते हैं ना बाबा, ठीक है। ये सब आपको मिलता है कि नहीं? ये मिल जाता है आपको। किधर मिलेगा ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। किसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में? आप अभी अगर YouTube में देख रहे हैं तो YouTube में नीचे एक छोटा सा इस तरीके का एरो मार्क बनाया हुआ होगा, ठीक है। वीडियो के जिधर वीडियो है उसके नीचे इस तरह का ऐसे करके मार्क बनाया हुआ होगा, ठीक है। उसको आप क्लिक कीजिएगा वीडियो के जस्ट नीचे जहाँ नाम लिखा हुआ है उसके साइड में, राइट हैंड साइड में उसको क्लिक कीजिएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, वहाँ पर आपको लिखा हुआ रहेगा डाउनलोड द लिंक डिस्कस्ड इन द वीडियो, है ना। तो उस डाउनलोड द फाइल डिस्कस्ड इन द वीडियो फ्रॉम द फॉलोइंग लिंक आप क्लिक कीजिएगा तो आपको ये PDF फाइल मिल जाएगा। हो सकता है वो आपको बोलेगा कि परमिशन इज़ रिक्वायर्ड, डोंट वरी बाबा, मेरे पास मेल आएगा, मैसेज आएगा, हम आपको परमिट कर देंगे, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इज़ दिस क्लियर? तो अभी हम लोग क्या पढ़ें? अभी हम लोग पढ़े हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, है ना। अभी हम लोग पढ़े हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। तो आपको क्या क्या करना है? अभी आपको क्या क्या करना है? देखिए, हमने पर्सनल अकाउंट देख लिया, हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस में। हमने डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ा, इसको रीड करना है अच्छे से। इज़ दिस क्लियर? दूसरा क्या करना है? ये सब का सब पर्सनल, रियल, नॉमिनल करना है। फिर है एग्जाम्पल 1, इसके बगल में नेचर ऑफ अकाउंट्स लिखना है, ठीक है। सोच के ये नहीं कि बचपन का जा करके देख लिया और देख करके बुक्स से देख लिया, NCERT या फिर 11th का कोई बुक उठा करके देख लिया, नहीं। देखे तो कसम है आपको मेरी, ठीक है, पक्का नहीं देखेंगे, गुड। तो इन दैट केस आपको नहीं देखना है, आपको अपने मन से लिखना है। अरे गलत ही तो होगा ना, मैक्सिमम क्या होगा, गलत होगा। दिमाग लगाइएगा ना, थोड़ा सा सोच के लिखिएगा, ये नहीं कि जल्दी ले, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके या तो इसी में लिख लीजिए या फिर ABCD करके अपने कॉपी में लिख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे तो मिला लेंगे। इज़ दिस क्लियर? एक तो एग्जाम्पल नंबर 1 बनाना आपको, दूसरा इधर एग्जाम्पल नंबर 2 है। इस एग्जाम्पल नंबर 2 को बनाते हुए आपको क्या सोचना है, क्या करना है कि भाई यहाँ पर है December 1, 2016 अजीत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ₹4 लाख। तो जहाँ तक बात है, अजीत इज़ द ओनर, ही स्टार्टेड बिजनेस, दैट मीन्स ही ब्रॉट इन कैश इनटू द बिजनेस। तो इन दैट केस एक होगा कैश, दैट कैश कम्स इन, और अजीत इज़ अ गिवर। लेकिन अजीत को अजीत नहीं बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। इज़ दिस क्लियर? तो ऐसे करके क्या करना है आपको, हर एक चीज़ को पूरा का पूरा एकदम सेग्रीगेट करना है और हर एक को लिखे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर करके लिखे। बाय द वे, इसको करने के लिए मैंने एक फॉर्मेट भी दिया आपको नीचे, आपको मन करे तो इसमें भी कर लीजिए। अगर आपके घर में प्रिंटर है तो आप इसका प्रिंट आउट निकालिए और प्रिंट आउट निकाल करके इधर ही बना लीजिए, इधर ही नरेशन लिख लीजिए। लेजर फोलियो डिस्कस नहीं किए हैं, डोंट वरी, इसमें अभी कुछ लिखना भी नहीं है। डेट लिखना है, पर्टिकुलर्स विथ नरेशन, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ओह, यहाँ हमने एक चीज़ छोड़ दिया, दिस शुड बी यहाँ पर डेबिट, आप लिख लीजिए प्लीज़, और क्रेडिट, है ना। अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। फर्स्ट वाला डेबिट कॉलम होता है, ऊपर डेबिट लिखते हैं, नीचे क्रेडिट लिखते हैं। इज़ दिस क्लियर? तो आपको ये क्वेश्चन बनाना है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करेंगे। इसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल 1 बनाना है और एग्जाम्पल 1 के सामने लिखना है रियल, नॉमिनल, पर्सनल, कौन सा अकाउंट है, क्या क्या। इज़ दिस क्लियर? थोड़ा दिमाग लगाइएगा,
है ना। जैसे एक चीज़ देखिए, यहाँ फंस सकते हैं, क्या, एडजस्टेड परचेज, ये क्या होता है? चलिए हम इसको अभी आज ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये COGS है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसके आगे नहीं बताएंगे हम लोग। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम लोग फर्स्ट सेशन वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसके आगे नहीं बताएंगे हम। ये क्या है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल क्या है, हम नहीं बताएंगे, ठीक है। बट एडजस्टेड परचेजेस वही है। तो चलिए आप इसको कीजिएगा, आप इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अलॉन्ग विद दिस फाइल यू विल ऑल्सो गेट वन मोर फाइल देयर, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और फाइल मिलेगा, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वो होगा, देखिए इधर लिखा है क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस जर्नल, है ना। अभी डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको और कोई काम नहीं करना है। डाउनलोड करके अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, गॉट इट, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपने ये दोनों के दोनों को आप डाउनलोड कर लीजिए। एक तो बेसिक अकाउंटिंग, है ना, एक बेसिक्स अकाउंटिंग प्रोसेस और एक क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, है ना। ये दोनों डाउनलोड कर लीजिए। जहाँ तक बात है बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस, उसमें अपना ये सब क्वेश्चंस है जो हम लोग अभी तुरंत डिस्कस किए हैं, वो सब क्वेश्चंस ये हैं। क्लियर है? तो चलिए कीजिए, अच्छे से बनाइए और अच्छे से सारा का सारा कुछ समझिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।